Hello students, this is Dipali Pandey. I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट एंड बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज माय 6th वीडियो ऑन द सेम चैप्टर। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सेम टॉपिक पर। तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है जो कि आपको मिल जाएगा जब आप किसी भी कंडक्टर में, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट पास कराते हो कुछ समय के लिए, तो क्या होता है वो कंडक्टर अपने आप हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसको टच करके देखना, वो गर्म हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा होता क्यों है इसको समझते हैं। देखिए जैसे माना ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वर्ड जो है दिस इज रिलेटेड टू कि अगर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर का प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कंडक्टर अगर किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। मतलब ये इनको एक दूसरे से मतलब नहीं है, वो आराम कर रहे हैं अगर हम इनको किसी भी सोर्स से कनेक्ट ना करें तो। फाइन। अब होगा क्या कि जब भी किसी कंडक्टर को कोई एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जैसे इस कंडक्टर को जब किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो वो क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक डायरेक्शन मिल गई। अब जब इन सबको एक डायरेक्शन मिली तो हुआ क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग है, उसमें एक कमरा है, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, आपस में दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके या फिर अकेले जो है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। बट सडनली उनसे बोला जाता है कि यू हैव टू एंटर फ्रॉम दैट डोर, आप फटाफट से आइए, उस डोर से निकलिए। तो क्या होगा, वो लोग आपस में टकराएंगे, दे ऑल विल मूव इन द सेम डायरेक्शंस एंड यस दे आर गोइंग टू कोलाइड with one another. तो same happens with the conductor when it is connected to a battery. When it is connected to a external source, तो क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में टकराते हैं, वो आपस में टकराते हैं और कहीं ना कहीं वो कंडक्टर के आयन से टकराते हैं, और टकरा करके उन्होंने जितनी भी एनर्जी ली है बैटरी से, बैटरी में क्या है, केमिकल एनर्जी। बैटरी है क्या, बैटरी एक सेल है, तो सेल से उनको जितनी भी एनर्जी मिली है जो कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है सेल में, वो एनर्जी जब उसने इस कंडक्टर को दी, इन इलेक्ट्रॉन्स को दी, तो इलेक्ट्रॉन्स वो सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो हीट एनर्जी को लूज करते हैं और यहाँ थोड़ी देर बाद कंडक्टर हो जाता है हॉट। तो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए मिलता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम लोग अपने काफ़ी सारे वर्क जो है वो करते हैं। जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रिक गीज़र में जो फिलामेंट होता है, इट डज़ नॉट मेल्ट, वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं करता, वो इतना हॉट हो जाता है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इतना हॉट हो जाता है कि वो हीट को एमिट करने लगता है। सेम इन द इलेक्ट्रिक आयरन, नाइक्रोम का जो उसमें फिलामेंट होता है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है कि वो मेल्ट नहीं करता और वो हीट एमिट करता है। इलेक्ट्रिक रॉड देखा होगा आपने,
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि वो रेड हॉट हो जाता है और ग्लो करने लगता है। तो इन दिस वे वी आर यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आवर डेली लाइफ। अब बच्चों एक चीज़ ये है जो कि हमें जाननी चाहिए कि भाई सारे के सारे कंडक्टर्स क्या सेम अमाउंट पे हीट लिबरेट करते हैं या फिर कितनी हीट वो कैसे लिबरेट करते हैं। तो इसके लिए चलिए एक डेरिवेशन करते हैं। मैंने माना ये जो कंडक्टर है इसमें टोटल चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है Q। मैंने माना इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और मैंने मान लिया बच्चों कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I। अब आप ये जानिए कि जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जितना चार्ज फ्लो करवा रही है पर यूनिट टाइम वो तो करंट कहलाएगा। करंट के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू हो गया IT। नाउ यहाँ पर बच्चों मैंने माना कि भाई चार्ज को मूव कराने में वर्क डन हो रहा है W इज दी वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इज इक्वल टू VQ। नाउ VQ एक फॉर्मूला हमें W का ये मिल गया। Q के प्लेस पे अगर मैं IT पुट कर दूँ तो ये मुझे दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ये मुझे वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अगर मैं बच्चों I will write here V know that I is equal to V over R। ये मुझे कैसे पता है, ये मुझे पता है फ्रॉम ओम्स लॉ से मुझे ये पता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो W इज इक्वल टू V इंटू वी ओवर R इंटू टी। तो W इज इक्वल टू मिल गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये इतना काम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ V एंड Q, दिस इज इक्वल टू VQ। इन टर्म्स ऑफ V I एंड T दिस इज VIT। इन टर्म्स ऑफ V R एंड T दिस इज V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब बच्चों दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, यू शुड ऑल्सो नो कि जितना वर्क डन आप कर रहे हो हीट लिबरेट करने में, ठीक है, जितना आपने वर्क किया उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट जो जनरेट होगी इस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जितनी हीट लिबरेट होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दी वर्क डन। बच्चों इसको आप नोट कर लो कहीं पर कि W जो होता है ना, जितना वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू दी हीट लिबरेटेड। तो हीट लिबरेटेड को हम सिंपली शो करते हैं H से। H जो होती है वो क्या होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में हीट जो एनर्जी है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का मतलब हो गया W। ठीक है, तो H के 3 फॉर्मूले हमें मिल गए। H का फॉर्मूला मिल गया VQ, H का फॉर्मूला मिल गया VIT और हमें H का फॉर्मूला मिल गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये 3 फॉर्मूले हमें H के मिल गए हैं। एंड यस देयर इज नो डाउट कि जो भी यूनिट वर्क डन की होती है वही यूनिट होती है हीट एनर्जी की। एनर्जी हो या वर्क डन हो सेम यूनिट होती है। सेम यूनिट का सेंस ये है कि भाई हम वर्क डन को नापते हैं जूल में, तो सेम वे हम हीट एनर्जी को भी नापेंगे जूल में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, आप नोट कर लो इसको। ओके, नाउ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक लॉ दिया गया है जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब ये जो लॉ है ये हमारी हेल्प करता है टू नो कि अगर किसी कंडक्टर में हीट लिबरेट हो रही है तो वो हीट किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। मतलब आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर ज़्यादा आपको हीट चाहिए या कम हीट चाहिए तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड दिस इज, ये बच्चों दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने स्टार इससे लगाया बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड in a conductor is मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो हम यहाँ देने वाले हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to square of the current flowing in the circuit। देखो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जितनी हीट रिलीज हो रही है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, तो वो मैंने मान लिया कि हीट जनरेटेड H है इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब मैंने मान लिया कि ये कोई सर्किट है, मैंने ऐसा मान लिया कोई सर्किट है और इस सर्किट में मैंने मान लिया भाई करंट I फ्लो हो रही है, मैंने मान लिया V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, मैंने मान लिया कि करंट के कारण चार्ज Q फ्लो हो रहा है, मैंने मान लिया जो भी हमने यूज़ किया है उसमें फिलामेंट उसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो जो हीट जो जनरेट होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे सर्किट में उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जितना करंट उतनी ज़्यादा हीट, ज़्यादा करंट फ्लो कराओ अगर आपको ज़्यादा हीट जनरेट करनी है तो। ठीक है, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर। मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आप जो भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, आप गीज़र यूज़ कर रहे हो, आप आयरन यूज़ कर रहे हो, आप जो है इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ कर रहे हो, उसका जो भी फिलामेंट है उसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपको हीट मिलेगी। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the time for which current will flow in the conductor। मतलब कहने का सेंस देखो साफ सा है, बहुत कॉन्सेप्ट पर जाओ, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट विल फ्लो इन द सर्किट। मतलब जितने समय के लिए आप करंट पास कराने वाले हो, आप जितनी देर के लिए गीज़र का जो है स्विच ऑन करने वाले हो, जितनी देर के लिए आप इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ करने वाले हो, उतनी ही ज़्यादा हीट उसमें जनरेट होने वाली है। तो यानी कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों इक्वेशंस हो गई। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंबाइन कर दे तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके कांस्टेंट लगाती हूँ K I स्क्वायर RT। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि भाई K की जो वैल्यू है वो होती है 1, तो H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में भी हमें सेम फॉर्मूला मिला था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी सेम चीज़ कहता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे कि भाई जो जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है दैट मैटर इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लो। फाइन। अब बच्चों हमें कुछ फॉर्मूले मिल गए हैं आज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमें 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं। रिवाइज कर लो एक बार अपनी कॉपी में, देखो बच्चों H इक्वल टू I स्क्वायर RT मिला हुआ है, ठीक है।
और क्या मिला हुआ है, H इक्वल टू VIT एक फॉर्मूला मिला हुआ है, और H इक्वल टू V²/R इंटू T मिला हुआ है। तो चलो एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इसी पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक room heater has a resistance 25 ohm and operates at 220 volt for 12 minutes. Calculate heat energy in kilojoules. This is the question. देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, मतलब क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और फिर समझ करके हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है और जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है 12 मिनट के लिए। सिर्फ 12 मिनट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रूम हीटर को चला रहे हैं। 220 वोल्ट पर हम रूम हीटर को चला रहे हैं, 12 मिनट के लिए चला रहे हैं, और उसका रेजिस्टेंस है 25 ओम। तो सॉल्यूशन देखो, पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो R इज 25 ओम, वोल्टेज इज गिवन 220 वोल्ट, एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज दैट इज 12 मिनट। अब बच्चों जूल मतलब वॉट सेकेंड, तो मतलब वी शुड कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड, ठीक है। तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स हमें मिलेगा 720 सेकेंड। नाउ हीट एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ VRNT क्या होता है, आप लोग फॉर्मूले की लिस्ट निकाल करके रखो, और दिस इज द फॉर्मूला, V²/R इंटू T होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला सीधे सीधे, 220 का स्क्वायर कर देते हैं, V स्क्वायर है, टाइम कितना है 720 है, और अपॉन R, R का मतलब हो गया 25, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, 5 से कट करते हैं इसको भी 5 से कट कर देते हैं। सो 44 इंटू 44 इंटू 720, ये जो आंसर है ये हमारा आंसर आएगा जूल में, बट हमें आंसर के लिए बोला है कि भाई किलो जूल में निकालिए। तो किलो जूल में निकालने के लिए एक जूल में कितने किलो जूल होंगे भाई, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 44 और 72 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। इसमें 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 139392 अपॉन 100 अगर हम करेंगे तो 1393.92 इतना किलो जूल जो है हीट हमारी एनर्जी आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग एक आध और देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप लोग अपनी कॉपी में एक अलग सा लाइन ड्रॉ करें, एक अलग सी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा धैर्य बरतें, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring
96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. This is the question. एक नया क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर। भाई हमें बताना है कितना हीट जनरेट हो रहा है अगर हम 96,000 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं 1 घंटे में और हमने पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट लगाया हुआ है। चलो इसमें हमें क्यू दिया हुआ है बच्चों 96,000 कूलम, ये हमें क्यू दिया हुआ है। जो दिया है वो दिया है, उसमें अपने आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर फॉर्मूला जो है VIT होता है V²/RT होता है I²RT होता है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि भाई I² या वगैरह वगैरह मतलब सब देना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो दिया है वो दिया है, इतना कूलम चार्ज दिया है, टाइम दे रखा है 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दे रखा है 50 वोल्ट। नाउ फॉर्मूला होता है H का VIT, एक फॉर्मूला ये भी है ना, VIT है हमारे पास एक फॉर्मूला। Q क्या होता है जनरली, Q इज इक्वल टू IT, तो यानी कि ये जो IT है इसको मैं लिख सकती हूँ VQ, है ना। तो V की वैल्यू को मैं यहाँ पे 50 पुट कर देती हूँ और यहाँ पर 96,000 यूज़ करती हूँ। यहाँ पर हमें टाइम का कोई भी रोल नहीं है इस वक्त, ठीक है। नाउ 0 0 0 0, ठीक है, और एक 0 और। इतना जूल एनर्जी जो होगी वो लिबरेट होगी। और अगर मुझे इसको किलो जूल में लिखना है तो मैं 3 0 यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4800 किलो जूल। और तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, हम लोग जब ये चैप्टर फिनिश करेंगे हम लोग NCERT क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ हाई ऑर्डर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, वॉच माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।